नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो फिर से मैं आपको आज बता रहा हूँ और ये है बंगाल में जो कोलकाता की आरजी कर अस्पताल के जो ट्रेनी डॉक्टर और उसी को जो रेप और हत्या की गई थी उनकी। उसके बाद बंगाल सरकार ने एक कानून लाया है, बंगाल सरकार लाई और इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि बंगाल के विधानसभा में एंटी रेप बिल को पास किया गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये एंटी रेप बिल है क्या और क्या इतना आसान है कि किसी भी अ, हत्यारे को, किसी भी रेपिस्ट को फांसी दिलाना? कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं? क्या कानून है? आपको ये इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या हुई थी उसके बाद बवाल मचा। जूनियर डॉक्टर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में बंगाल के विधानसभा में 2 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया गया और 3 सितंबर को यह आखिरी सत्र था और एंटी रेप बिल इसमें पारित भी हो गया। इससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विकास पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 को विधानसभा में पेश किया था। विधायक में क्या कुछ है वो पहले समझ लीजिए। विधायक में है क्या? महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में कठोरतम सजा दी जाएगी, ये बात कही गई है। पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रावधानों को कड़ा किया गया है और बलात्कारियों को, रेपिस्ट के जो करतूत हैं उनके परिणाम के स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, मतलब रेप और में मौत हो जाती है तो गंभीर मस्तिष्क की क्षति होती है, तो रेपिस्ट के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी है। विधेयक के तहत यह भी बताया गया है कि अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर ही सजा दी जाएगी। जब केस दर्ज होगा उस दिन नर्सों और महिलाओं डॉक्टरों की आवाजाही वाले मार्गों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है इस विधेयक में। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रात्रि साथी नाम से एक ऐप बनाया जाएगा और इसका प्रावधान किया जाएगा जिसके तहत महिला 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, जो बात कही गई है इसमें। यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी बिल पारित अब कर दिया गया और कई घंटों की चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया। विपक्ष ने हंगामा भी किया, थोड़ी बहुत हंगामे भी हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुई। इस बिल पर आधिकारिक नाम जो है उसका समझ लीजिए कि अपराजिता महिला एवं बाल जो है पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन 2024 दिया गया। अब सवाल ये कि रेपिस्टों को फांसी देने में कितने रोड़े हैं? क्या ममता का अपराजिता बिल बन पाएगा महिला सुरक्षा की गारंटी? सजा के बावजूद क्यों नहीं मिल पाती है फांसी? इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे केस आ चुके हैं। रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही कानून में है और हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई भी जाती है। लेकिन बीते 20 सालों में रेप और मर्डर के मामलों में 5 दोषियों को ही फांसी की सजा दी गई है। सिर्फ 5 दोषी को फांसी की सजा दी गई। निर्भया के जितने दोषी थे उनको। क्या फांसी की सजा का कोई विकल्प है? दोषियों की मौत की सजा देने का विरोध भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले में माना है कि मौत की सजा केवल रेपिस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जानी चाहिए। 1980 की बात है जब बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार का एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और माना था कि उम्र कैद नियम है जबकि सजाए मौत अपवाद। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उम्र कैद नियम है और सजाए मौत अपवाद। 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसी परिस्थितियां तय की थी जिसमें अदालतें दोषी को फांसी की सजा दे सकती है। ये परिस्थितियां थी हत्या करने का तरीका, हत्या का मकसद, अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति, अपराध की भयावता और पीड़िता का व्यक्तित्व। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालतों को अपने फैसले में से भी साफ करना होगा कि क्यों दोषी को आजीवन कारावास की सजा देना नाकाफी था और मौत की सजा के देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।
ये बात अदालत को बतानी होगी। अब चलते हैं 2009 में। मई 2009 में संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की व्याख्या की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी दोषी को फांसी की सजा जब तक नहीं दी जा सकती और नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प न बचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मौत की सजा सुनाते समय अदालतों को दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है और रखनी चाहिए। पहला ये बताया था कि कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं है, इसकी जांच करें। दूसरा कि आजीवन कारावास का विकल्प है या नहीं है, उम्र कैद जिसको कहते हैं आप। इसी तरह अगस्त 2019 में भी एक मामले आए। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2-1 से, मतलब 2 ने सहमति, 1 ने असहमति और दोषी की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने इसे असहमति जताई थी और कहा था कि पिछले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि फांसी की सजा तभी होनी चाहिए जब उम्र कैद का विकल्प न बचे। जस्टिस खन्ना आगे अपने स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि आरोपी के बिना किसी दबाव के मजिस्ट्रेट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा देना सही होगा। आरोपी को ये भी देखना होगा कि आरोपी को एक नाबालिग का रेप कर उसकी हत्या करने और उसके नाबालिग भाई की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त ये टिप्पणी दी थी। अब एक सवाल और कि क्या 10 दिन में फांसी की सजा देना मुमकिन है, जैसे बंगाल में मांग की जा रही है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए समय समय पर कानून में बदलाव हुए हैं और बदले भी गए। 2012 के निर्भया कांड की अगर बात करें तो उसके बाद से कानून में कई सारे बदलाव किए गए। रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के नए बिल में प्रावधान है कि रेप और मर्डर के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। कहा जा रहा है कि रेपिस्ट को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन सवाल ये कि बिल में इसका जिक्र नहीं है। इस बिल में इस बात का जिक्र नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी और हर साल जिन मामलों में दोषियों को फांसी होती है उनमें से ज्यादातर रेप और मर्डर के अपराधी हैं। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट 39 की एक रिपोर्ट बताती है। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट में कहते हैं, बताती है कि 2023 में सेशन कोर्ट ने 120 मामलों में फांसी सुनाई थी। इसमें से 64 यानी कि 53% मामले रेप और मर्डर से जुड़े थे। हालांकि अगर सेशन कोर्ट से फांसी की सजा मिल जाती है तो आपको हाई कोर्ट में भी गुहार लगा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला होता है। सेशन कोर्ट जिला आधारित कोर्ट होता है। भारतीय सुरक्षा अधिनियम धारा 22(2) के तहत सेशन कोर्ट अगर फांसी सुनाती है तो हाई कोर्ट में जाना जरूरी होता है। हाई कोर्ट के मोहर लगने के बाद ही दोषी की फांसी की सजा मुकर्रर की होती है। प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट ये भी बताती है, 39 मतलब 39, ये भी बताती है कि 2023 में हाई कोर्ट के पास फांसी की सजा से जुड़े 80 मामले गए थे। इनमें से सिर्फ 1 मामलों में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था। 36 दोषियों की फांसी की सजा को कम कर दिया गया था, जबकि 36 दोषियों को बरी भी किया गया था। कर्नाटक हाई कोर्ट का भी एक ऐसा ही मामला है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हत्या के दोषी बेलूरी थिपैया की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के पाए गए 11 कैदियों के मामले पर सुनवाई पूरी की और इसमें से 3 दोषियों की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया था। 5 मामलों में 6 दोषियों को बरी किया गया, जबकि 2 दोषियों को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया। प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट यह भी बताती है कि दिसंबर 2023 तक देश भर की जेलों में 561 कैदी ऐसे थे जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। यह संख्या 19 साल में सबसे ज्यादा है। इस बात पर गौर करनी चाहिए। इससे पहले 2004 में ऐसे कैदियों की संख्या करीब करीब 563 थी। अब तक कितने रेपिस्ट को फांसी मिला है ये भी आपको बता देते हैं। पिछले 20 साल के आंकड़े बताते हैं कि रेप और मर्डर के 5 दोषियों को ही फांसी मिला है। 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी पर चढ़ाया गया। उसे 1990 में 14 साल के बच्चे से रेप और उसके बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
उसके बाद 20 मार्च 2020 निर्भया के 4 दोषियों को फांसी मिली थी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ रेप किया गया, बाद में उसकी मौत हो गई थी। उसे निर्भया नाम दिया गया था। निर्भया कांड के 6 दोषी थे, जिनमें से एक नाबालिग था। नाबालिग 3 साल की सजा काटकर छूट गया। एक दोषी ने आत्महत्या कर ली। बाकी 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता ने अपनी फांसी रुकवाने के लिए सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन टाल नहीं सके। फांसी हुई ही मार्च 2020 में चारों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। सजा मिलने के बाद भी मामला कहां अटक जाता है कि फांसी नहीं हो पाती है, ये समझ लीजिए। सबसे ज्यादा और अहम बात ये भी है कि आपको सजा मिल गई या फिर किसी दोषी को सजा मिल गई, लेकिन मामले फंस कहां जाते हैं ये आपको बताते हैं। हमारे देश में दोषियों को फांसी की सजा सुना तो दी जाती है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जाता। आमतौर पर माना जाता है कि निचली अदालतें स्थानीय भावनाओं के आधार पर फैसला लेते हुए जल्दबाजी में दोषी को फांसी की सजा सुना देती है। निचली अदालत बोले तो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फैसला पलट दिया जाता है। मई 2022 में मनोज कुमार बनाम मध्य प्रदेश सरकार में ऐसा ही केस एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाए जाने पर चिंता जताई थी। साथ में यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फांसी की सजा सुनाने से पहले ट्रायल कोर्ट को दोषी से जुड़े सभी सबूतों पर अच्छे से विचार करना चाहिए था। साथ ही फांसी की सजा के मामलों में सरकारों को दोषी से जुड़ी सारी जानकारी और सबूत ट्रायल कोर्ट को देना ही होगा, ये बात कही गई थी। इसमें से आरोपी की उम्र हो, फैमिली का बैकग्राउंड हो, पढ़ाई का स्तर हो, कमाई का स्तर हो और उसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्तर, सिचुएशन कैसा था। इसी वजह से बंगाल वाले केस में आप देख रहे होंगे कि उसके सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। अब पिछले साल अप्रैल में ऐसे ही एक मामले आए थे 2023 में सुप्रीम कोर्ट में। यह कहा गया था कि अगर दूसरा पक्ष फांसी की सजा की मांग करता है तो उसे ट्रायल कोर्ट में आरोपी के बैकग्राउंड की सारी जानकारी अदालत में देनी होगी। ये कहा गया, हालांकि कानूनन अगर ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा मिल भी जाती है तब भी उस पर हाई कोर्ट की मुहर जरूरी होती है। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है तो दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प होता है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा मिलने पर रिव्यू पिटिशन डाले जाते हैं और ये रिव्यू पिटिशन की बात करें तो क्यूरेटिव पिटिशन कहा जाता है, इसका विकल्प होता है। सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दोषी के पास बचता है एक रास्ता, वो होता है राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करना। अगर राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर दे तो फिर कई बार दोषी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और नहीं, अब इसके बाद मामले नहीं बचते। 1993 के दिल्ली ब्लास्ट मामले में दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज हो गई थी राष्ट्रपति से, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी को उम्र कैद में और इस आधार पर बदल दिया क्योंकि उसकी दया याचिका खारिज होने में 8 साल का वक्त लग गया था। रेप के मामलों में फांसी की सजा कब होती है और क्या कहता है हमारा कानून, ये समझ लीजिए। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा, जो नई धारा है 101 जुलाई से भी लागू हुई, 1 जुलाई 2024 से, इसमें कहा गया है कि 65 में बीएनएस की धारा 65 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म या दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक कि दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। इन सारी चीजों का जिक्र बीएनएस में किया गया है। गैंगरेप के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत ये कहा गया है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। बीएनएस की धारा 66, मतलब ये आपको एक एक कर इसलिए बता रहे हैं कि इसमें कैटेगराइज किया गया है।
66 जो धारा है उसमें कहा गया है कि अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर कोमा जैसे स्थिति में चली जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर उम्र कैद या फिर मौत की सजा यानी फांसी की सजा में बदला जा सकता है। इसके अलावा नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराध को रोकने के लिए 2012 में एक और एक्ट लाया गया था जिसका नाम दिया गया था पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट लागू किया गया था और इसमें पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधित किया गया और ऐड ऑन किया गया कि इसमें भी मौत की सजा लगा दी जाए। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में बिताने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। तो ये इसी सब को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अब नई धारा लाई है, एंटी रेप अमेंडमेंट, जिसे संशोधन कहा जाता है। और इसी को लेकर काफी विवाद भी हुआ और आपको पता ही होगा कि बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को करीब 4 बजे एक महिला डॉक्टर की रेप की जाती है, उसे हत्या कर दिया जाता है और उसमें संजय राय नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया जाता है। मामला सीबीआई के पास है, जांच हो रही है, पूछताछ की जा रही है। उसमें से संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल है, उसे भी अरेस्ट किया गया है। उस पर भी शक है कि ये पूरे मामले में संदीप घोष का ही नाम है और अभी विवाद है। देश भर से ये मांग की जा रही है कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर कोई नया प्रावधान किया जाए। इसी वजह से बंगाल में एक नए अमेंडमेंट बिल लाए गए। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलते रहे और हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते रहें।